हिरोशिमा के आसमान पर खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के अंदर एक ऐसी तबाही छुपी थी जिसका अंदाजा नीचे किसी को नहीं था। और सिर्फ चंद सेकंड्स बाद एक पूरा शहर राख और मलबे में तब्दील हो गया। 1945 में होने वाली तबाही की असल कहानी 1930 से शुरू होती है, जब दुनिया अभी तक वर्ल्ड वॉर 1 के जख्मों से उभर नहीं पाई थी। इस दौर में जापान एक पावरफुल मिलिट्री स्टेट बन चुका था, जो पूरे एशिया में अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहता था। उसका प्लान सिंपल था, चाइना, कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया मेरे नीचे रहें और मैं पूरे रीजन का लीडर बन जाऊं। क्योंकि जापान को अपनी इकॉनमी और आर्मी चलाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए थी, जैसे ऑयल, आयरन और रबर वगैरह। ये चीज़ें जापान के अपने मुल्क में कम थी, इसलिए उन्हें लगता था कि अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें दूसरे मुल्कों पर कंट्रोल लेना होगा, ख़ास तौर पर चाइना और साउथ ईस्ट एशिया पर, जहाँ ये चीज़ें ज़्यादा मिलती थी। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम जैसे मुल्क एशिया में बड़ी पावर्स रखते थे, इसलिए जापान चाहता था कि वह उनसे आगे निकलकर पूरे रीजन का सबसे बड़ा और पावरफुल मुल्क बन जाए। इस दौरान जापान ने अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए जर्मनी और इटली के साथ अलायंस बनाया, क्योंकि इन सब का एम एक जैसा था, टेरिटरी एक्सपेंड करना और दुनिया में अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाना। इस अलायंस को आगे चलकर एक्सिस पावर कहा गया। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन और चाइना ने मिलकर इस एग्रेशन को रोकने का फैसला किया और फिर एक ग्रुप बनाया जिसे अलाइड पावर्स कहा गया। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों ग्रुप्स एक ग्लोबल कॉन्फ्रंटेशन में तब्दील हो गए, जहाँ से दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ चली गई। हर तरफ बेचैनी थी, एक खामोश तैयारी चल रही थी। और फिर आता है साल 1937। जापान चाइना पर अटैक कर देता है। 1937 में जापान चाइना पर अटैक कर देता है, जिसे सेकंड सीनो जापानीज वार कहा जाता है। इस वार में जापान ने चाइना के बहुत से बड़े शहरों पर कब्जा किया और तबाही मचाई। मिलियंस ऑफ पीपल्स मारे गए, जिनमें सिपाही भी थे और सिविलियंस भी थे। बीजिंग, शंघाई और नैनजिंग जैसे बड़े एरियाज को टारगेट किया गया। इसके अलावा चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म किया गया और इकॉनमी बहुत ज़्यादा वीक हो गई। ये हमला चाइना के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह था। हर गुजरता दिन चाइना को और ज़्यादा कमज़ोर करता गया और ये कॉन्फ्लिक्ट आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ ले गए। दोस्तों, इस हमले के बाद चाइना ने पहले से ज़्यादा मजम्मत करना शुरू कर दी, लेकिन जापान की मिलिट्री ताकत के सामने उसे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। चाइना ने अपनी सर्वाइवल के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट लेना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम जैसे मुल्कों को अपने साथ मिला लिया, ताकि जापान की एक्सपेंशन को रोक सके। अब यहाँ पर आप ये चीज़ समझ लें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब दो बड़े ग्रुप्स बन गए, एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स। जर्मनी, इटली और जापान, इन तीनों ने मिलकर एक अलायंस बनाया जिसे एक्सिस पावर्स कहा जाता है। एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी, इटली और जापान, इनका बेसिक टारगेट सिर्फ एक नहीं था, लेकिन ओवरऑल इनका गोल यही था कि दुनिया में अपनी ताकत और कंट्रोल बढ़ाना है। क्योंकि जर्मनी यूरोप में अपनी एम्पायर फैलाना चाहता था, इटली रोमन एम्पायर जैसी ताकत दोबारा बनाना चाहता था, और जापान एशिया, खास तौर पर चाइना और पैसिफिक रीजन पर कंट्रोल करना चाहता था। अपने अलग अलग मकसद के लिए ये तीनों एक हो गए। और दूसरा बड़ा ग्रुप अलाइड पावर्स, ये ग्रुप एक्सिस पावर्स को रोकने के लिए बनाया गया। यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट और चाइना, ये मिलकर अलाइड पावर्स बन गए। इनका मकसद था कि दुनिया को एक्सिस पावर्स से बचाना और उनके कब्जे को रोकना, यानी जर्मनी, इटली और जापान को हराना, यूरोप और एशिया में पीस रिस्टोर करना, दुनिया को एक ही एम्पायर के कंट्रोल में आने से बचाना। इन दो ग्रुप्स के बनने के बाद दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ चली जाती है। अब हालात बहुत नाजुक हो जाते हैं, क्योंकि 1937 में जापान ने चाइना पर अटैक किया था और उसके 2 साल बाद यानी 1939 में जर्मनी यूरोप पर हमला कर देता है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये वर्ल्ड वॉर 2 का ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट था। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज होता है 1939 में, जब एडोल्फ हिटलर पोलैंड पर हमला करता है। लेकिन असल कहानी उसके बाद शुरू होती है। यूरोप पर अंधेरा धीरे धीरे नहीं बल्कि तूफान की तरह टूट पड़ता है। जर्मनी अपनी ब्लिट्जक्रिग यानी बिजली की रफ्तार वाली स्ट्रेटजी के साथ एक के बाद एक मुल्क गिरा देता है। पोलैंड के बाद डेनमार्क, फिर नॉर्वे, नेदरलैंड्स और बेल्जियम, और फिर 1940 में फ्रांस, जो दुनिया की स्ट्रॉन्ग पावर्स में से था, सिर्फ कुछ ही हफ्तों में घुटने टेक देता। अब पूरा यूरोप हिटलर के साए में आ चुका होता।
लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। हमारी इस कहानी का हीरो ब्रिटेन निकलता है। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होती है तो यूरोप की बड़ी पावर्स में सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पिलर फ्रांस होता है, लेकिन 1940 में फ्रांस घुटने टेक देता है। फ्रांस के गिरते ही ब्रिटेन का सबसे बड़ा साथी खत्म हो जाता है और बाकी छोटे यूरोपियन मुल्क जिसमें बेल्जियम, नेदरलैंड्स और नॉर्वे वगैरह, ये तो पहले ही जर्मनी के कब्जे में आ चुके थे। और अब सिचुएशन ये थी कि यूरोप में कोई ऐसी लैंड पावर नहीं बची जो जर्मनी का मुकाबला कर सके सिवाय ब्रिटेन के। ब्रिटेन की एक खास बात थी कि वो एक इसलैंड कंट्री है और जर्मनी टैंक्स और आर्मी लेकर सीधा उस तक नहीं पहुंच सकता था क्योंकि बीच में समंदर था। इसलिए हिटलर को ब्रिटेन को हराने के लिए पहले उसकी एयर फोर्स को डिस्ट्रॉय करना जरूरी था और यहीं से बैटल ऑफ ब्रिटेन शुरू होती। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ब्रिटेन के पास स्ट्रॉन्ग नेवी और एयर फोर्स थी और उस वक्त उसका लीडर विंस्टन चर्चिल बिल्कुल सरेंडर के मूड में नहीं था। फ्रांस ने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन चर्चिल ने सीधा कह दिया कि हम लड़ेंगे चाहे जो हो जाए। इस स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ने भी ब्रिटेन को खड़े रखा और हिटलर का प्लान ये था कि पहले एयर फोर्स को डिस्ट्रॉय किया जाए, फिर समंदर के जरिए इन्वेजन हो। उसके बाद जर्मनी ने लगातार एयर अटैक किए, सिटीज पर बॉम्बिंग की, एयरफील्ड्स पर हमले किए ताकि RAF यानी रॉयल एयर फोर्स टूट जाए। लेकिन यहाँ ब्रिटेन ने अनएक्सपेक्टेड मुजामत दिखाई। उनकी एयरफोर्स ने न सिर्फ सरवाइव किया बल्कि जर्मन लुफ्टवेफ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रेडार टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग डिफेंस और लोगों की हिम्मत, ये सब मिलकर जर्मनी का प्लान फेल कर देते हैं। जब हिटलर को यह समझ आया कि वो एयर अटैक में जीत नहीं रहा तो इसने ब्रिटेन पर डायरेक्ट इन्वेजन का प्लान ऑपरेशन सी लाइन ही कैंसिल कर दिया। अब रिजल्ट ये निकला कि जर्मनी ने यूरोप का बड़ा हिस्सा तो जीत लिया, लेकिन ब्रिटेन उसके सामने झुका नहीं। लेकिन एक चीज दोस्तों यहाँ पर याद कर लें, क्योंकि यही वो पॉइंट था जहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी की जीत रुकनी शुरू होती। और फिर साल आता है 1941 जब जंग अपनी इंतहा को पहुंच जाती है। यहाँ पर हिटलर एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो सोवियत यूनियन पर हमला कर देता है जिसे ऑपरेशन बरबरोसा कहा जाता है। शुरू में तो जर्मनी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन रशिया की सर्दी, लंबी सप्लाई लाइंस और जिद्दी मुकाबला उसे धीरे धीरे रोक देता है। और इसी साल एक और बड़ा धमाका होता है। जापान अमेरिका के बहरी फौजी अड्डे हार्बर पर्ल पर हमला कर देता है और ये जापान की सबसे बड़ी गलतियों में से एक था, क्योंकि इस हमले के बाद ही USA डायरेक्ट वॉर में आ गया। हालांकि इससे पहले अलाइड पावर्स जापान को रोक रही थी। इस हमले के अगले ही दिन USA जापान के खिलाफ जंग में उतर आता है और पैसिफिक ओशन में जापान के खिलाफ फ्रंट खुल जाता है। उसी टाइम यूरोप में हिटलर सोवियत यूनियन पर हमला कर चुका होता है, इसलिए ग्लोबल वॉर बन जाती है। 1942 में जापान अपने पीक पर होता है, लेकिन फिर अमेरिका उसे बाउंस बैक कर देता है। फिर 1943 में जापान पीछे हटना शुरू हो जाता है और 1944 में USA फिलिपाइन वापस ले लेता है। अब जापान की असल मेनलैंड के करीब बैटल्स होना शुरू हो जाती है। जापान की इकॉनमी और आर्मी कमजोर हो जाती है, लेकिन फिर भी जापान जिद में रहता है और सरेंडर नहीं करता। 1945 में यूरोप में जर्मनी गिर जाता है क्योंकि हिटलर खुदकुशी कर लेता है और D-Day के बाद अलाइड पावर्स जीत जाती है। अब जापान तनहा रह जाता है। USA उसे बार बार सरेंडर करने को कहता है, लेकिन जापान हर बार मना करता है। जब जापान ने सरेंडर नहीं किया तो USA ने डिसाइड किया कि अब वार को जल्दी खत्म करने के लिए एटॉमिक बॉम्ब यूज किया जाए, पहले हिरोशिमा पर और फिर नागासाकी पर। 6 अगस्त 1945 सुबह के करीब 8:15 हिरोशिमा के लोग अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। कोई ऑफिस जा रहा था तो कोई दुकानें खोल रहा था। और इसी दौरान US बम्बर प्लान B-29 एनोला गाय एक एटॉमिक बॉम्ब रिलीज करता है जिसका नाम था लिटिल बॉय। सिर्फ 43 सेकंड्स लगे उसे अपनी मंजिल तक आने में और जमीन से करीब 600 मीटर ऊपर लिटिल बॉय ब्लास्ट होता है। पहले एक बहुत तेज रोशनी पूरे शहर को अंधा कर देती है, फिर एक ऐसा धमाका होता है जो हजारों डिग्री गर्मी पैदा करता है। इंसानों के जिस्म, बिल्डिंग्स, गाड़ियां सब एक लम्हे में जल से जाते हैं। जहां बॉम्ब गिरा वहां पूरा एरिया ग्राउंड जीरो बन जाता है, यानी कुछ भी नहीं रहता। कुछ ही सेकंड्स में शहर का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है। जो लोग फौरन नहीं मरते वो सेवियर बर्न, इंजरीज और रेडिएशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाता है। और सिर्फ 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन गिराया जाता है और वही तबाही दोबारा रिपीट होती है। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं और रेडिएशन पानी, जमीन और हवा में फैल जाता है। इस रेडिएशन की वजह से बहुत से लोग बाद में भी बीमार होते हैं। इन दोनों हमलों के बाद जापान की मिलिट्री और गवर्नमेंट को समझ आ गया कि अब जंग कंटिन्यू रखना पॉसिबल नहीं है। लाखों लोग मर चुके थे, इकॉनमी टूट चुकी थी
और आगे और तबाही का रिस्क था, इसलिए जापान ने सरेंडर कर दिया और यूं वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली खत्म हो। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म जरूर हो गई, लेकिन जापान के जख्म पूरी तरह नहीं भर सके। हिरोशिमा और नागासाकी ये दोनों सिर्फ शहर नहीं थे, ये तारीख के दो दर्दनाक सबक बन गए। आज भी नागासाकी और हिरोशिमा सवाल करते हैं, क्या एक जंग के लिए पूरा शहर खत्म करना जरूरी था? दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा।